नमस्कार दोस्तों, आईटी एग्जाम गुरुजी में आपका फिर से स्वागत है। हम सूचना साइट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे थे और ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म हो चुका था, उसके मॉक टेस्ट को कर रहे थे। तो मॉक टेस्ट में भी पार्ट 1 था जो ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी यूनिट 5 का, वो मैंने करा दिया था। उसी में से आज 50 क्वेश्चन और कराऊंगा मैं ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी वाले चैप्टर में से। तो टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे जो पॉसिबल बन सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी, साइबर एक्ट और साइबर सिक्योरिटी में से। इन्हीं में से आएगा पूरा पेपर तुम्हारा, ठीक है। कंप्यूटर टीचर में भी इसी मॉक टेस्ट में से ही पेपर 2 क्वेश्चन आए थे। एक तो रूट किट वाला आया था, एक ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन वाला आया था। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो 51 अपन पिछली वीडियो में कर चुके थे। 52 वाला क्वेश्चन है, ऐसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर नेटवर्क में अनऑथराइज एक्सेस को गार्ड करते हैं कहलाते हैं। यानी ऐसे या तो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर नेटवर्क में, कहां पे, अपने नेटवर्क में अनऑथराइज एक्सेस, यानी जो ऑथराइज नहीं है व्यक्ति नेटवर्क में जाने के लिए और फिर वो कोशिश कर रहा है जाने के लिए, तो उसको कौन रोकता है? एक गार्ड लगा रहता है। उस गार्ड को क्या कहते हैं सर? उसको कहते हैं फायरवॉल। क्या कहते हैं? फायरवॉल। फायरवॉल की मैंने अलग यूनिट बनाई है, बुक में भी एक अलग यूनिट बनाई है मैंने, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं अपन? फायरवॉल। यहां पर लिखा है एनक्रिप्शन वॉल, गलत है। एंटी हैकर सिस्टम, गलत है। फायरवॉल बिल्कुल सही है। अलर्ट सिस्टम, गलत है। अब देखिए, फायरवॉल दो तरीके की होती है। कई लोग सोचते हैं कि फायरवॉल सिर्फ हार्डवेयर होता है, कई लोग सोचते हैं सिर्फ सॉफ्टवेयर होता है। नहीं, फायरवॉल दोनों तरह की होती है, हार्डवेयर टाइप की भी और सॉफ्टवेयर टाइप की भी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। राउटर लेवल पे भी होती है और अपने सिस्टम लेवल पे भी इंप्लीमेंटेड होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए। तो दो तरीके की होती है, ठीक है। तो यहां पर ऐसे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर नेटवर्क में अनऑथराइज एक्सेस को रोकते हैं। हमारे नेटवर्क में होकर हमारे कंप्यूटर तक कोई अनऑथराइज व्यक्ति कोशिश कर रहा है घुसने की हमारे नेटवर्क में या हमारे नेटवर्क के जरिए कंप्यूटर सिस्टम में, तो उसको कौन रोकता है? फायरवॉल रोकता है। यानी फायरवॉल क्या है? हमारा एक गार्ड है, एक सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है, जो ये चेक करता है कि कौन ऑथराइज है, उसी को परमिशन देता है नेटवर्क में घुसने की, और जो अनऑथराइज है उसको वहीं पे ब्लॉक कर देता है, वो डिस्कार्ड कर देता है उसके पैकेट को, ठीक है। वैसे आगे पढ़ेंगे इसको। तो ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। इन हो सकता है ये क्वेश्चन एज इट इज आ जाए आपका, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, कोड को स्क्रैम्बलिंग करना क्या कहलाता है? तो याद रखना, कोड को स्क्रैम्बलिंग करना मतलब कोड को एनक्रिप्ट करना। तो कोई भी कोड है उसको अपन एनक्रिप्ट कर दे तो वो क्या कहलाता है? स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड। क्या कहलाता है? स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा एनक्रिप्शन। यानी किसी कोड को स्क्रैम्बलिंग करना मतलब एनक्रिप्शन करना। अगले देखिए, आगे क्या है क्वेश्चन हमारा, यूपीएस का पूरा नाम क्या है? यूपीएस का अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यूपीएस अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म होता है। अब देखते हैं, अनइंटरप्टेबल इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। पावर, तो पावर इसमें, इसमें इसको काट दो। सप्लाई इसमें सिस्टम है, इसमें सप्लाई है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। इनमें से क्वेश्चन बेसिक स्तर के क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे बायोस का फुल फॉर्म पूछ लिया, यूपीएस का पूछ लिया, वाईफाई का फुल फॉर्म पूछ लिया, लाईफाई का पूछ लिया, इस तरीके से। अगला है पावर फेलियर के दौरान, अगला क्वेश्चन क्या है? पावर फेलियर के दौरान सिस्टम के डेटा को नष्ट होने से बचाने के लिए क्या यूज किया जाता है? पावर फेलियर के दौरान, पावर फेलियर के दौरान मतलब हमारा कंप्यूटर लगा हुआ है और हम उस पर काम कर रहे हैं, अचानक से लाइट चलेगी तो कंप्यूटर भी बंद हो जाएगा। और हो सकता है हमारा कंप्यूटर की जो कई सारी फाइल सिस्टम है या ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ मॉड्यूल है वो करप्ट हो जाए। क्या हो जाए? करप्ट हो जाए, नष्ट हो जाए वो। तो इस स्थिति से बचने के लिए हम क्या करते हैं? यूपीएस लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? यूपीएस, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। वो क्या करता है, जैसे ही पावर, मेन पावर चली जाए तो उसमें बैकअप रहता है, क्योंकि उसमें बैटरी लगी होती है, तो उसमें बैकअप रहता है। तो 5, 10, 15, 20 मिनट और चल जाता है और हमें समय मिल जाता है उसको प्रॉपर्ली शट डाउन करने का। तो पावर फेलियर मतलब पावर अचानक से चलेगी तो सिस्टम का जो डेटा है वो नष्ट हो जाएगा हमारा। मान लीजिए मैं वर्ड फाइल पे काम कर रहा हूं, मैंने वो सेव नहीं किया और अचानक से लाइट चली गई तो डेटा मेरा नष्ट हो जाएगा। उसके अलावा भी जो मेन फाइल सिस्टम है जो हार्ड डिस्क से रैम में कॉपी होता है, ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम के मॉड्यूल है, तो वो करप्ट रहने का खतरा रहता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एनक्रिप्शन नहीं, फायरवॉल नहीं। फायरवॉल तो नेटवर्क के लिए, एनक्रिप्शन किसी कोड में एनक्रिप्शन लगाना है। यूपीएस बिल्कुल सही है, कोड प्रोटेक्टर गलत है। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यूपीएस हो जाएगा सर।
अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, अगला 56 क्वेश्चन। कोई ऐसा क्राइम जो कंप्यूटर के उपयोग के द्वारा किया गया हो कहलाता है। बताओ क्या कहलाता है? ऐसा कोई क्राइम जो हमने कंप्यूटर के जरिए किया है, उस क्राइम को अपन क्या कहते हैं? कंप्यूटर फॉरेंसिक नहीं, कंप्यूटर क्राइम नहीं, क्रैकिंग नहीं, हैकिंग कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? हैकिंग कहते हैं उसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा गौर फरमा लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखिए 57। कोई ऐसा क्राइम जो कंप्यूटर और इंटरनेट के उपयोग के द्वारा किया गया हो क्या कहलाता है? तो यहाँ पर कंप्यूटर फॉरेंसिक नहीं, कंप्यूटर क्राइम नहीं, क्रैकिंग नहीं, वो कहलाता है साइबर क्राइम। क्या कहलाता है? साइबर क्राइम। साइबर शब्द इसलिए जुड़ा है क्योंकि इसमें इंटरनेट जुड़ा है। इंटरनेट जुड़ गया तो साइबर शब्द जुड़ेगा, याद रखना, इंटरनेट जुड़ा है तो साइबर शब्द जुड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 58 क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, तो मैंने आईटी एक्ट तो पढ़ा है आपको, तो हमने देखा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 1999 गलत, आईटी एक्ट 2000 बिल्कुल सही, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2003 गलत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2005 गलत। सही आंसर क्या हो जाएगा? आईटी एक्ट 2000 जो मैंने आपको पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 कब लागू हुआ था? ये अच्छा क्वेश्चन है। अक्टूबर 17 2000 को हुआ था। कब हुआ था? अक्टूबर 17 2000 को। अब देखो यहां पर भी हम देखें तो ये 2001 आ गया, तो इसको खत्म कर दो क्योंकि आईटी एक्ट 2000 पूछा है। ये वाला तो वैसे हट गया। 3 ऑप्शन बचे हमारे पास। फिर हमने देखा इसमें भी 2000 है, इसको भी हटा दिया हमने। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, अक्टूबर और नवंबर। तो अक्टूबर याद रखना, अक्टूबर 17 में हमारा क्या हुआ था? 2000 में आईटी एक्ट लागू हुआ था। ठीक है। कई बार वायरस खुद को एंटीवायरस के बेसिक पैटर्न में से खुद को बचा लेता है, डिटेक्ट होने से ही बचा लेता है, यानी एंटीवायरस भी उसको पकड़ नहीं पाते, एंटीवायरस भी वायरस को नहीं पकड़ पाते। उसका कारण क्या है? तो ये कह रहा है कई बार वायरस खुद को एंटीवायरस के बेसिक पैटर्न में या डिटेक्ट होने से बचा लेते हैं, जिसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि वायरस एनक्रिप्टेड होते हैं। इस चीज को अभी गलत मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, बताऊंगा फिर ये सही कैसे है। क्योंकि वायरस खुद को मॉडिफाई कर लेते हैं। बिल्कुल सही है, वायरस खुद को मॉडिफाई कर सकता है क्योंकि वायरस के पास स्पेशल परमिशन होती है। सॉरी, वायरस के पास स्पेशल परमिशंस नहीं होती, इनमें से कोई नहीं, इसको भी हटा दो। अब देखिए यहां पर मैंने माना है कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन, क्योंकि वायरस खुद के कोड को मॉडिफाई कर लेते हैं। सभी वायरस ऐसा नहीं कर पाते, कुछ वायरस ऐसे हैं जो अपने कोड में चेंज कर लेते हैं, यानी कोड का एक पार्ट ऊपर उठा के भेज दिया ऊपर से नीचे तो वो चेंज हो गया, है ना। और यहां पर वायरस एनक्रिप्टेड होते हैं। सारे वायरस एनक्रिप्टेड नहीं होते हैं, सारे वायरस कभी भी एनक्रिप्टेड नहीं होते, लेकिन कुछ विशेष ऐसे वायरस हैं जो खुद को एनक्रिप्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे विशेष वायरस हैं जो स्पेशल परमिशंस भी गेन कर लेते हैं। तो यहां पर अगर उपयुक्त सभी होता तो हम उसको करके आते उपयुक्त सभी को, लेकिन यहां पर उपयुक्त सभी नहीं है, हमें इन 3 में से ही पता लगाना है। तो सबसे बेस्ट आंसर इसमें यही रहेगा क्योंकि वायरस खुद को मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। अगला देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में कौन सा एक्ट ई गवर्नेंस के लिए लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है? तो आईटी एक्ट 2000 कौन सा ई गवर्नेंस के लिए लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है? कौन सा एक्ट करता है? आईटी एक्ट 2000 करता है। यहां पर देखिए हमें आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 नहीं, इंडियन पीनल कोड आईपीसी नहीं, नोन ऑफ द एबव नहीं, आईटी एक्ट 2000 इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सा है। अगला देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का कौन सा सेक्शन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के लीगल रिकॉग्निशन के साथ डील करता है? ये काफी पहुंचा हुआ क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन इसको रट्टा मान लेना। सेक्शन 5 है, वो क्या करता है? हमारा आईटी एक्ट का सेक्शन 5 क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के लीगल रिकॉग्निशन के साथ डील करता है, ठीक है। इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्यों याद करने कह रहा हूं, इसके अलावा वो बना ही नहीं सकता आईटी एक्ट में से। आईटी एक्ट में से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं वो सब मैंने दे दिए, तो इसको याद कर लेना। सेक्शन वाला बस यही है, ठीक है, और हो सकता है एक आध। अगला देखिए, निम्न में से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का कंपोनेंट है, क्या कंपोनेंट है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में क्या क्या कवर है? तो यहां पे देखते हैं हम, लीगल रिकॉग्निशन टू डिजिटल सिग्नेचर्स,
बिल्कुल सही है, ये आईटी एक्ट में कवर होते हैं। डिजिटल सिग्नेचर मैंने पढ़ाया था आपको। रेगुलेशन ऑफ सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज, ये भी आईटी एक्ट में कवर होता है। डिजिटल सर्टिफिकेट्स हैं, ये भी हमारे आईटी एक्ट में होते हैं कवर। तो ऑल ऑफ द एबव है वो हमारा एकदम 100% यहाँ पे सही आंसर क्या है, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है सर, अगला देखते हैं हम क्वेश्चन 64। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का कौन सा सेक्शन डिजिटल सिग्नेचर के लीगल रिकॉग्निशन के साथ डील करता है? जो हमारे डिजिटल सिग्नेचर आते हैं हमारे कास्ट सर्टिफिकेट पर या फिर हमारे रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जो हम बनवाते हैं एसडीएम से, वहां डिजिटल सिग्नेचर हो रखा होता है। ये आईटी एक्ट के कौन से सेक्शन में है? तो सेक्शन 5 में। ये सेक्शन 5 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार मैं आपको सेक्शन 5 याद करा रहा हूं। 2 सेक्शन याद कराऊंगा मैं आपको, एक तो सेक्शन 66D और एक सेक्शन 5। ठीक है, अगर सेक्शन में से क्वेश्चन आएगा तो इन दोनों में से आएगा। अगला देखिए सर, मेजर अमेंडमेंट्स टू आईटी एक्ट 2000 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008। यानी आईटी एक्ट 2000 है, उसका अधिनियमित यानी संशोधित जो एक्ट है वो 2008 था, मैंने पढ़ाया था आपको। 2000 के बाद सीधा कौन सा आया? 2000 आईटी एक्ट 2000 के बाद क्या आया? इसका संशोधित एक्ट आया 2008, जिसमें मैंने आपको 66A पढ़ाई थी और 69A पढ़ाई थी, आपको याद होगा। आपको यही था, बस इतना ही पढ़ना था। तो ये कह रहा है कि आईटी एक्ट 2000 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008। इस आईटी एक्ट 2000 को 2008 में संशोधित रूप से मॉडिफाई करके इस आईटी एक्ट 2000 को मॉडिफाई करके 2008 में पेश किया गया था। और ये कब 2008 वाला है, ये कब इफेक्ट में आया? 1 जून 2008 को नहीं, 27 अक्टूबर 2009 को नहीं, 27 अक्टूबर 2008 को ही। यानी अक्टूबर याद रखना है आपको, अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे 2008 ये लिखा ही है। ठीक है, अगला देखिए, अच्छे क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन अगर मैं 4 पटक दूं, इसमें से 4 क्वेश्चन निकाल के मैं रख दूं पेपर में, तो आधे से 90% ही खोपड़ी घूम जाएगी कि ये कैसे क्वेश्चन पूछे, बड़ा खतरनाक पेपर आया यार। ठीक है, पेपर कभी खतरनाक नहीं होता, आप उस प्रिपरेशन तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए वो खतरनाक लगता है। अब ये चीजें पढ़ ली, इनमें से आएगा तो आपको बड़ा आसान पेपर लगेगा कि यार ये तो बच्चा पेपर आया। ठीक है, अगला देखिए, प्रमाणीकर प्राधिकारी सीसीए, ठीक है, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी सीसीए, किसके अंडर में काम करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आधे ठोक देंगे लेकिन गलत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी, यहां पे इसको अभी सही मान लेते हैं। ऑटोनोमस बॉडी बिल्कुल गलत है। जो सीसीए होते हैं, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, ये हमेशा केंद्र सरकार के नियंत्रण में काम करते हैं। ये पीएम किसी विशेष पोस्ट के अधीन काम नहीं करते, जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑफिस गलत है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गलत है, ऑटोनोमस बॉडी गलत है। यहां पर हमें मैचिंग करता हुआ, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट वो नहीं दे रखा, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी दे रखा है। इसके अंतर्गत हम इसको सही आंसर मान लेंगे। अगर हम इन चारों ऑप्शंस में देखें तो सबसे बेस्ट सुटेबल आंसर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी, उसके अंदर ये काम करते हैं। ठीक है, सीसीए याद रखना, एक ही क्वेश्चन है सीसीए का, ज्यादा बड़ा नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। भारत में कौन सा एक्ट डेटा प्राइवेसी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कवर करता है? तो सर डेटा प्राइवेसी यानी जो आईटी एक्ट 2000 है उसमें सिंपल चीजें थी गिनी चुनी, लेकिन 2008 वाले में काफी सारी चीजें जोड़ दी, साथ में 66A 69A वो सब जोड़ दी। तो डेटा प्राइवेसी वाला है वो कब जोड़ा गया? 2008 वाले में। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? भारत में डेटा प्राइवेसी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कौन कवर करता है? आईटी एक्ट 2008। अगर इसमें डेटा प्राइवेसी नहीं होता तो बात अलग होती, लेकिन यहाँ पे डेटा प्राइवेसी तो 2008 वाले में ही कवर की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट 2000 डील्स विद द पनिशमेंट ऑफ चीटिंग बाय इंपर्सनेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज? तो यहां पर ये देखिए, विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट 2000, आईटी एक्ट 2000 का कौन सा सेक्शन डील विद पनिशमेंट ऑफ चीटिंग, पनिशमेंट फॉर चीटिंग, चीटिंग के लिए पनिशमेंट निर्धारित करता है? तो यहां पर देखिए सेक्शन 66D है।
सेक्शन 5 वहां पे इंपॉर्टेंट था, ऐसे यहां पे सेक्शन 66D आपको याद रखना है। किसके लिए? पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय impersonation by using computer resources। ठीक है, अगला देखिए, which section of IT Act deals with hacking of computer system and its penalties। तो यहां पर अगर देखेंगे सेक्शन 66 है, वो डील करता है, किससे करता है सर? वो हैकिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कौन कौन सा सेक्शन करता है? सेक्शन 66। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला देखिए, किसी के कंप्यूटर में हैकिंग करने पर कितने साल की सजा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 3 साल की सजा, 5 साल का जुर्माना, मैंने आपको पढ़ाया था। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? बी अपना, 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट ऑफ और 5 लाख रुपीज पेनल्टी और बोथ। ये दोनों भी हो सकते हैं, या तो आपको 3 साल की सजा होगी, 5 लाख, या फिर आपको 5 लाख रुपए जुर्माना देना होगा, या फिर ये दोनों भी हो सकती हैं आपको। तो ये तो मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था जब आईटी एक्ट पढ़ाए थे मैंने, यूनिट 5 में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में। भारत में कौन सा एक्ट साइबर टेररिज्म के साथ डील करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर से आ गया हमारा सेक्शन 66 में एफ। कौन सा आ गया? सेक्शन 66 में एफ। अब देखिए, साइबर टेररिज्म, साइबर मतलब इंटरनेट, टेररिज्म इंटरनेट के ऊपर आतंक फैलाना, इंटरनेट के जरिए आतंकवाद फैलाना। तो साइबर टेररिज्म कौन सा डील करता है आईटी एक्ट का? सेक्शन 66F। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे? टेररिज्म में होता है टी, और टेररिज्म का खात्मा कौन करती है? एफ, यानी फोर्स, यानी हमारी आर्मी या मिलिट्री। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसको याद रखना, इस सेक्शन को कैसे याद रखो? टेररिज्म को कौन लड़ेगा? फोर्स लड़ेगी। अगला देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम पेनल्टी फॉर डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम, unauthorized access, download of data, infecting with virus, denial of access, etc पर सेक्शन 43। तो यहां पे देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम पेनल्टी, अपन अधिकतम कितना जुर्माना लगा सकते हैं अगर कोई कंप्यूटर को किसी के को डैमेज करता है, या कंप्यूटर सिस्टम्स को डैमेज करता है, या अनऑथराइज एक्सेस करता है, बिना मर्जी के हैकिंग करता है यानी, और उनके डेटा को जो उनका प्रीशियस डेटा है उसको डाउनलोड कर लेता है, या फिर उनके सिस्टम्स को वायरस से इन्फेक्ट कर देता है, या फिर डीडोएस अटैक कर देता है। इसके लिए अधिकतम कितना जुर्माना लगा सकते हैं सर अपन? तो 1 करोड़ रुपए लगा सकते हैं। कितना? 1 करोड़ रुपए अधिकतम जुर्माना लगा सकती है गवर्नमेंट आप पे। ठीक है, बहुत प्यारे क्वेश्चंस हैं, बहुत प्यारे।